हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर यूट्यूब चैनल एंड आवर फेसबुक पेज। तो भाई सभी साथी जो हैं वो जुड़ जाएं हमारे साथ। और आज का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है लगभग मुझे लग रहा है कि पैटर्न वही सेम आने वाला है, ठीक है। और दिख भी रहा है, पेपर ऐसा ही दिख रहा है बिल्कुल कि उसी पैटर्न पे जो एग्ज़ाम है वो आपका आया है। तो शुरू करते हैं भाई। सिर्फ यूट्यूब वाले खुला रहने दो, कमेंट्स सिर्फ वो खुला रहने दो, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे जीएस का नजर आ रहा है। मुझे ये पश्चिम बंगाल में चल रहे डोलोमाइट खनन कौन सा मैथ्स का क्वेश्चन होगा भाई यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों के दोनों जो है भाई मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पहले 100 घन पूर्णांकों का औसत जो है वो एवरेज जो है वो क्या होगा। आपको ये चीज बतानी है भाई क्या होगा, ठीक है। देखो, एक तो फॉर्मूला होता है सम का, किस चीज का फॉर्मूला होता है सम का, वो होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय में 2, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय में 2। लेकिन एवरेज क्या होती है, एवरेज का मतलब होता है बच्चों आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या। क्या होता है, आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या। तो इसको अगर हम n से डिवाइड करवा देंगे तो n से n कैंसिल आउट हो गया, n प्लस वन डिवाइड बाय में 2 क्या हो गया जी, n प्लस वन डिवाइड बाय में 2। तो भाई n की वैल्यू कितनी है 100, तो भाई 100 प्लस का 1 और बटे में 2, तो भाई कितना हो जाएगा 101 के बटे में 2। तो 101 के बटे में 2 कितना हो जाएगा जी 50.5। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बच्चों 50.5। 50.5 जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो रहने वाला है भाई, ठीक है। क्या रहेगा 50.5। अच्छा भाई एक बार के लिए सीख लो और क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड जो है वो पूछी जा सकती हैं। जैसे ये था नॉर्मल जो है फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उसका एवरेज जो है वो हमें दे रखा था भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, इसके अंदर इनका स्केयर पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6। ये सम का फॉर्मूला होता है। एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड करते हैं तो n से n कट जाता है, n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाय 6 आ जाता है। कभी कभार ये चीजें ऐसे पूछ लेता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के जो स्केयर हैं, जो वर्ग हैं, उनका जो है एवरेज क्या होगा, उनका औसत क्या होगा। तो भाई ये आ जाता है आपका। अगर आगे बात करते हैं क्यूब्स का पूछ ले तो n इंटू एन प्लस वन बाय 2 और सारे का क्या हो जाएगा भाई होल स्केयर हो जाएगा। सारे का क्या हो जाएगा होल स्केयर जो है वो हमारा हो जाएगा। इस टाइप से बच्चों हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बात करते हैं किसकी भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, भाई क्या कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल ये है, तो क्या कहता है तो उसकी भुजा क्या होगी। हमें वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं जो हैं बच्चों क्या हो भाई एक समान हो, चारों भुजाएं जो हैं वो क्या हो एक समान हो। अगर हमें उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, अगर हमें उसके एरिया निकालना पड़ जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई भुजा गुणा भुजा। क्या होता है भाई भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड। तो भाई इन ऑप्शंस में से वो देखिए जिसका ये आंसर आ सकता हो। तो भाई या तो 7x प्लस का 2 या फिर ये। तो भाई मुझे तो यही लग रहा है, हम देख लेते हैं 7x और प्लस का 2 है, इसका स्केयर करके देख लो भाई कितना हो जाएगा। 49x का स्केयर। अच्छा भाई 7 दूनी 14 और दूनी कितना हो जाएगा 28x और प्लस का 2 दूनी 4, यही बन रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है उसकी क्या है भाई भुजा है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है भाई इसकी भुजा है। या फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कर लें, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लें यहां से, उससे भी आप इस चीज को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग 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 इस फिर से रीजनिंग, बिल्कुल भाई वैसा ही पैटर्न आ रहा है भाई।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फॉर्मूला बेस पूछ लिया गया भाई, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक घर को x% की छूट देकर y रुपए में बेचा गया था। देखो भाई x% का क्या दिया गया था, डिस्काउंट, और सेलिंग प्राइस क्या था, y रुपए में। तो उसका सूची मूल्य जो है उसका क्या था, सूची मूल्य का मतलब होता है बच्चों MRP। सूची मूल्य का मतलब क्या होता है, MRP। अच्छा भाई, जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो छूट का प्रतिशत दिया जाता है, वो हमेशा किसके ऊपर दिया जाएगा भाई, MRP के ऊपर दिया जाएगा। किस चीज के ऊपर दिया जाएगा, MRP के ऊपर। तो भाई सबसे पहले हम मान लेते हैं उसका MRP समथिंग था, MRP को MRP ही लेट कर लेते हैं। x% की छूट देकर, x% की छूट का मतलब जितने परसेंट की छूट होती है ना भाई, वो 100 में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो x% की छूट है ना, तो 100 माइनस का कितना हो जाएगा x, और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 100। और सामने जो है उसको y रुपीज में क्या किया गया है, सेल किया गया है, y रुपए में उसको क्या किया गया है भाई, बेचा गया है। ठीक है, तो अपने को MRP निकालना है, तो y के इंटू में कितना हो जाएगा 100, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 माइनस का x। यहां से ये चीज खत्म हो जाएगी। तो 100y क्या है भाई, 100y, और यहां है 100 माइनस का x। तो ऐसा ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आता है, ऐसा ऐसा आपको नजर आता है भाई ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आपका रहेगा कि इतने में बेचा गया है, तो उसका सूची मूल्य यानी उसका जो MRP है वो हमारा इतना होगा भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये घन वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है भाई, जो कट मारने वाला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए कि एक किसान दुकानदार 1 रुपये 80 पैसे और 1 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 2 चावल खरीदता है। किस अनुपात में मिलाया जाए, इन व्हाट रेशियो दे विल बी मिक्स्ड सच दैट मिश्रण को 1 रुपये 75 पैसे में बेचने पर उसको 25% का क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो भाई। तो देखो, एक साइड रेट लिखो 1 रुपये 80 पैसे, दूसरी साइड रेट लिखो 1 रुपया 20 पैसे। दोनों को मिलाने के बाद जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 1 रुपये 75 पैसे। क्या हो जाता है भाई, 1 रुपये 75 पैसे। बेचने पर 25% का जो है वो क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो भाई। 1 रुपये 75 पैसे में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। अरे यार, 1 रुपये 75 पैसे में बेचने पर क्या होता है, 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो भाई आप यहां से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लो पहले। तो कितना हो जाएगा 125, और इंटू में कितना हो जाएगा 100। ये 100 से इसका डेसिमल के नाम का 100, और 100 से 100 क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट। अच्छा भाई, 25 पंजे 125, और 25 से 175, 7/5 हो गया, 5 एकम 5, और 500 के 20, 1 रुपया 40 पैसे। मतलब जो 1 रुपये 80 पैसे वाला चावल था और 1 रुपये 20 पैसे वाला चावल था, दोनों को मिला के जो है 1 रुपये 40 पैसे वाला चावल जो है वो आपका क्या किया गया है भाई, बनाया गया है। अब माइनस कर दो, 1 रुपये 40 पैसे में से 1 रुपये 20 पैसे जो है वो माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे 20 पैसे, और 1 रुपये 80 पैसे में से 40 पैसे माइनस कर देंगे तो 40 पैसे। रेशो विल बी 1:2, 1:2 जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो रहने वाला है। 1 रुपये 80 पैसे वाले को और 1 रुपये 20 पैसे वाले को 1:2 में मिलाना चाहिए, ताकि भाई अगर आप 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से बेचोगे तो आपको 25% का क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस टाइप से जो है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं मैथ्स में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 150 है, 150 है भाई। ठीक है, 150 होगा, हाँ 150 है, उसका कितना है 37%, और जो 1000 है उसका कितना है 0.05% है। दोनों को आपस में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो है वो हमारा क्या आएगा भाई। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, 150 है, का मतलब होता है ऑफ गुणा, यानी कि 150 इंटू में 37 के बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट गई भाई, और माइनस का 1000 का 0.05%, तो 5 के बटे में 100, ये तो 2 डेसिमल के नाम का और 1 प्रतिशत निकालना है इसका 100, तो 2 0 से तो इसकी 2 0 से इसकी 2 0 चली गई भाई। ठीक है, इसकी 2 0 से इसकी 2 0 चली गई, और फिर 1 0 से 1 0 गई, तो 5/10 कितना है 0.5 है, ये 0.5 है, माइनस होगा किसमें से 150 इंटू में, सॉरी 15 इंटू 37, 15 इंटू 37 बटे में 10, तो भाई 37 की
और 15 की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 से कितना हो जाएगा 105, तो 5 आ गया, 10 रह गया, 15 थी 45 और 10 कितना हो गया 55, 45 और 10 कितना हो गया भाई 55, और एक डेसिमल है तो 55.5। ठीक है भाई, तो 55.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई 55 ही तो बचेगा, 55 ही तो बचेगा। तो जो 55 है ऑप्शन नंबर सी है वो ही हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बताओ भाई आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 55, 55 जो है वो हमारा आ जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का जिक्र हम करते हैं। और देख लेते हैं, अभी तो मैथ्स के क्वेश्चन काफी कम देखने को मिल रहे हैं आज, क्या बात है। बिल्कुल स्टार्टिंग से तो हिंदी इंग्लिश का पोर्शन आ गया, अच्छा अपोजिट लगा हुआ है ये। यहाँ देख लेते हैं मैथ्स का 72th क्वेश्चन देखो भाई। 72th में क्या कहता है, नीलेश अपने गांव से स्कूल जाता है। ठीक है, क्या करता है, गांव से स्कूल जाता है, और क्या कहा गया है, क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है। यदि वह कुल 6 घंटे लेता है तो गांव और स्कूल के बीच में दूरी जो है वो क्या करते हैं, ज्ञात करें। नीलेश गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज विलेज एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर रिटर्न्स। यार या तो यहां पर ही आना चाहिए कि गो टू द विद 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद 2 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स 6 आवर्स इन ऑल। ठीक है, यदि वह कुल 6 घंटे लेता है तो गांव के और स्कूल के बीच की दूरी जो है वो क्या है, अपने को ज्ञात करनी है। देखो बेसिक से करना चाहो ना तो x के बटे में 4 और प्लस में x के बटे में 2 बराबर में लिख दो 6। ठीक है, x क्या हो गई, घर से लेके स्कूल के बीच की दूरी होगी। अगर वो 4 में जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा तो 4 से डिवाइड कर दो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ के सामने क्या ले लोगे 6। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 4, यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा 2x, बराबर में कितना है 6। तो भाई ऐसा है, यहां हो गया 3x और 3x का हो जाएगा 6 इंटू 4 के बटे में फिर 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी क्या हो गया भाई 8। x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बताओ भाई 8 किलोमीटर जो है वो हमारी आ गई। और x जो है वो गांव से स्कूल के बीच की दूरी है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा नन ऑफ दीज रहेगा, इनमें से कोई नहीं जो है इस डिस्टेंस वाले क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई आंसर रहेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 69th क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि जो 24 है उसको 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 7 गुणा को दूसरे भाग के 5 गुणा में जोड़ने पर 140 बन जाता है। अरे देखो तो पहला भाग क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, एक तो सीधा लिख लो कि x प्लस का y बराबर में 24, भी 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों का टोटल जो है वो हमारा कितना रहेगा 24 रहेगा, 24 रहेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x प्लस का y बराबर में क्या लिख सकते हो भाई 24 लिख सकते हो, 24 के इक्वल लिख सकते हो। अब कहता है पहले भाग का 7 गुणा, यानी कि x का क्या लिख दिया भाई 7x, दूसरे भाग के 5 गुणे में यानी कि 5 इंटू में क्या लिख दिया y, जोड़ने पर अगर इनको ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है जी 146, कितना बन जाता है 146 बन जाता है भाई। ठीक है, अब अपने को पहला भाग बताना है, तो पहला भाग हमने x मानना है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x 5y और 24 पंजे जो है वो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करवाने से हमारा 120 120। वर्टिकली ऐसे माइनस कर दो तो ये कैंसिल, 140 में से 120 गया भाई,
140 में से 120 गया तो क्या हो जाएगा भाई 26 और 2x बराबर 26। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 13, x की वैल्यू 13 और दूसरा भाग है 11, तो पहला भाग जो है वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 के इक्वल हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसे अपोजिटली क्या कर दो, इनको माइनस कर दो भाई, ठीक है। हाँ भाई, एक ही आया है मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन। 57 कहता है एक रस्सी 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले, ठीक है, कोई भी एक बेलन है, ये इस टाइप से ये बेलन होता है हमारा, ठीक है, और इसका आधार त्रिज्या, इसका जो बेस का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, वाले बेलन के 140 चक्कर जो है वो क्या है लगाती है, ठीक है। टोटल जो है इसके 140 चक्कर लगाती है। आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाले बेलन का यह कितनी बार चक्कर जो है वो लगा सकती है, ये हमें क्या करना है भाई बताना है, ठीक है। अब ऐसा है, देखो हम ये मान के चलते हैं कि अगर यह 140 चक्कर लगा लेती है तो भाई एक चक्कर है ना 1 सेंटीमीटर का मान लेते हैं। एक चक्कर हम कितने सेंटीमीटर का मान लेते हैं 140 सेंटीमीटर, सॉरी 140 चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर ऐसे मान लिया, ऐसे करके ऐसे जो ऐसे चक्कर लगाना, ये टोटल जो है ये कितने चक्कर लगाती है बताओ भाई 140, यानी 140 चक्कर जो है वो क्या कर लेती है बताओ भाई लगा लेती है। तो 140 जो है ना भाई, या तो आप क्या मान के चल लो बताओ भाई हाइट मान के चल लो, क्या मान के चल लोगे हाइट मान के, तो भाई इसका जो पोर्शन है इसके कर्ड सरफेस एरिया है, इतना ही धागा जो है वहां बिछाना है, उसके बाहर को बिछाना है, उसके बाहर को चक्कर लगवाना है। तो इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है, दोनों को हम आपस में क्या रख सकते हैं इक्वल रख सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। वो होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है 14 है, इंटू एच कितना है भाई 140। और जो हमारा नया बेलन होगा ये वाला, बस इसमें फर्क क्या होगा, चक्कर हमें बताने हैं कितने कटेंगे, लेकिन इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बताओ भाई 20 है, तो इसका भी जो कर्ड सरफेस एरिया है वो तो 2 पाई आर एच होगा। तो 2 पाई आर की जगह कितना हो जाएगा 20, और इंटू एच की जगह क्या पड़ा रहेगा एच पड़ा रहेगा। तो 2 पाई से तो 2 पाई हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट भाई, तो ये 20 मल्टीप्लाई में है, 20 डिवाइड में 0, 2 से 14, तो 14 से 98, 98। तो भाई कितने चक्कर काट सकती है वो 98 चक्कर काट सकती है, 98 चक्कर जो है वो काट सकती है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है आंसर रहने वाला है। कितने चक्कर काटेगी बताओ भाई 98, 98 जो है वो चक्कर उसके ऊपर काट लेगी भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बयासीवां क्वेश्चन कहता है एपी में 3 संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है 6 और गुणनफल कितना है माइनस का 24, तो वो संख्याएं जो हैं आपको बतानी है। देखो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। तो क्या 3 चीजें पॉजिटिव है उनका प्रोडक्ट माइनस में आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये तीनों चीजें पॉजिटिव है इनका प्रोडक्ट माइनस में आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो मुद्दा किसका रह गया बताओ भाई, इसका मुद्दा रह गया, तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, ठीक है। तो जिनका योगफल जो है वो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। क्या इनको जोड़ने से 6 बनता है जी, नहीं बनता, इनको जोड़ने से ही बनता है 6 और 2 8 माइनस का 2। तो भाई ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई आंसर रहेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं करना चाहते, लॉजिक से करना चाहते हो तो 3 चीजें एपी के अंदर माननी पड़ जाए, तो ए माइनस डी ए प्लस डी जो है वो हमें क्या करनी होगी कंसीडर करना होगा, उसके हिसाब से चीजें जो है वो चल पड़ेंगी भाई, ठीक है। तो चलो बस भाई मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो गए हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी जीएस, फिर कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश जो है वो हम लोग करेंगे भाई इसके अंदर, ठीक है। तो स्वागत है हमारे रीजनिंग वाले सर नवदीप रेड्डू सर का। भाई बिल्कुल एज इट इज नपा तुला लेवल है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर्स हैं, नॉर्मलाइजेशन की भी जरूरत नहीं है वैसे अगर असल में देखा जाए तो, क्योंकि जो कल जो लेवल नजर आया था वही एज इट इज लेवल जो है वो आज हमें नजर आ रहा है। वैसे वैसे क्वेश्चंस ही हमें देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा जी के फिर से आज नहीं आई है, तो मुझे लगता है सारे के सारे सेट्स जो बनाए गए हैं वो सेम ही बनाए गए हैं। तो चलिए आ जाइए सर, इतने भाई एक बार शेयर कर दो सारे वीडियो को।
लीजिए सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी ने भाई पेपर देख लिया होगा। लगभग कल वाला जो पैटर्न है आज भी वही चल रहा है, और जो भी बच्चे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं सभी यूट्यूब पर आ जाइए भाई। देखो आज का जो हमारा पैटर्न है वो क्या है, रीजनिंग का। लगभग कल जो हमने पैटर्न किया था उसी के ऊपर क्वेश्चन दिए गए आप लोगों को, ठीक है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग के लिए 74 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो कि क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन आप लोग का, ये जो क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्शन का है। दिया गया कि राजेश दक्षिण दिशा की ओर जाता है कितना, 25 मीटर। तो यहां से क्या होगा, साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, कितनी दूर होगी, 25 मीटर। फिर क्या दिया गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं कहाँ होगा, इस साइड होगा, और कितना दूर जाता है, फिर 20 जाता है। फिर से कहां पर, बाएं बाएं कहां पर, फिर से ऊपर की तरफ कितना दूर गया, 25 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है, दायां इस साइड होगा, तो इस साइड आ जाएगा, कितना दूर, 15 मीटर। पूछा गया कि आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु ये है किस दिशा में, ये वाली जो डायरेक्शन है क्या कहलाती है, ईस्ट कहलाती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। और फिर आपसे पूछा गया क्या, दूरी, दूरी 20 ये और 15 ये, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 35 मीटर पूर्व दिशा की ओर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि किसमें, ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, अगला जो क्वेश्चन है भाई वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 87, जो कि किसका है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पर क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि 14 9, फिर दे रखा है 26 नेक्स्ट। क्लासरूम में करवाया हुआ क्वेश्चन है भाई, क्या क्या इसमें कि 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 माइनस 4, कितना बच गया, 14। और यहां पर अगर 15 होगा तो 15 गुणा में 2, 30, 30 माइनस 4 कितना होता है, 26। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 क्या आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका 15 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, जो कि किसका है, नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है। ये क्वेश्चन किसका भाई, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। और इस क्वेश्चन में क्या है, देखो पहले देखा आपको 625, 625 से कितना आ गया, 625 यानी कितना घटा दिया गया, यहाँ पर 0 घटा दिया गया। फिर कितना घटाया गया, 25 घटाया गया। और फिर जो जोड़ा जाएगा, पहली बार जोड़ दिया 0, फिर 25 को घटा दिया, फिर जो प्लस किया जाएगा वो 100 को किया जाएगा। और 600 में 100 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। फिर 700 में से जो माइनस होगा वो कितना हो गया, वो 225 माइनस हो गया, ठीक है। और फिर 225 में जो जोड़ा गया वो कितना जोड़ दिया गया, फिर आगे 400 आपका जोड़ दिया गया। ऐसा क्यों, पहली बार क्या किया गया कि इसमें 0 गुणा 0 को क्या किया गया, प्लस, फिर माइनस किया गया किसको भाई, 5 गुणा 5 को, फिर प्लस किया गया 10 गुणा 10 को, फिर माइनस किया गया 15 गुणा 15 को, फिर प्लस किया गया 20 गुणा 20 को, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कितना प्लस होगा, 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो इसमें 100 जोड़ दो, आंसर कितना हो जाएगा आपका 700, जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 जो है वो क्या दे रखा है, वो आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका भाई, ये क्वेश्चन आप लोग का सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। इसमें दे रखा है कि एक लाइन के अंदर 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति है, एक लाइन के अंदर 6 व्यक्ति है। 6 व्यक्तियों में पी जो बैठा वो कहां बैठा है, क्यू के बाएं। तो ये हो गया क्यू का फेस यहां पर है, तो क्यू के बाईं साइड कौन हो गया, क्यू के बाईं साइड हो गया भाई पी, क्यू के बाईं साइड कौन हो गया, पी। परंतु वाई के कहां पर है, परंतु वाई के कहां पर है, वाई के दाईं ओर है कौन, पी। ये जो होगा ये संभावना पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे दे रखा है कि आर एक्स के दाएं है, आर कहां पर है, आर जो है वो एक्स के दाएं। तो यहां पर अगर मैं एक्स को बैठाऊं तो एक्स के दाईं साइड कौन हो गया, आर हो गया। एक्स के दाईं साइड कौन हो गया, आर हो गया एक्स के दाएं। परंतु क्यू के बाएं, आर कहां है, क्यू के बाईं ओर है। जो जेड के बाएं है, जो जेड के बाएं, जेड के बाएं जो का मतलब कौन, क्यू, तो क्यू है जेड के बाएं। तो यहां पर कौन आ गया, जेड आ गया। पूछा गया है कि मध्य में कौन बैठा, तो बिल्कुल मध्य में कौन बैठा है, आर और पी बैठा है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आ जाएगा, पी और आर जो आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा,
देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई किसका, घड़ी का। अगला क्वेश्चन आपका घड़ी का है कि घड़ी में 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री एंगल पूछा गया आपसे, 80 डिग्री का एंगल जो है वो आप लोगों से पूछा गया है। और इसके लिए फॉर्मूला मैंने कल भी आपको बताया था कि क्या था कि 30h माइनस में 11/2m इज इक्वल टू प्लस माइनस एंगल, जो भी एंगल आप लोगों से पूछा गया है। तो देखेंगे कि 30 गुणा में h का मतलब क्या है, फर्स्ट हावर कितना 8 है, माइनस में 11/2 गुणा में m, एंगल कितने डिग्री है 80 डिग्री है। तो 30 × 8 = 240 माइनस के 11/2 m और फिर क्या दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 80, माइनस का 11/2 m होगा और यहां पर 80 है, 80 उस साइड जाएगा किसका बन जाएगा, इस साइड 240 आए किसका बन जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस के 11/2 m और माइनस का 160, तो माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू क्या आ गई 160 गुणा में 2/11 यानी कि 320 डिवाइड बाई 11। 320 को 11 से भाग करो, 11 दूनी 22, बच गए 10, 100 हो गया पूरा, 11 × 99 बच गया 1, 29 सही 1/11 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा भाई वो आएगा 29 सही 1/11 मिनट, जो इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 29 सही 1/11 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि यदि एक कूट के अंदर क्या दे रखा है कि ऑरेंज को क्या कहा गया है, फ्रूट कहा गया है, तो पोटैटो को क्या कहा गया, तो सीधी सी बात है, तो पोटैटो क्या होगा आपका वेजिटेबल होगा, तो आंसर क्या आ गया आपका वेजिटेबल आंसर आ जाएगा। ये एनालॉजी दे रखी है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि अनिल, विवेक, चारू, देबू और ईश्वर में ईश्वर देबू से लंबा है। तो जो ईश्वर है वो लंबा है भाई किससे, देबू से। तो ईश्वर लंबा है देबू से। फिर दे रखा है लेकिन देबू जितना मोटा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देबू जो है वो मोटा है किससे, ईश्वर से। तो देबू मोटा होगा भाई ईश्वर से। नेक्स्ट है चारू अनिल से लंबा है। चारू क्या है, अनिल से लंबी है। तो चारू लंबी है किससे, अनिल से। साइड में लिख लिया इसको कि चारू लंबी है अनिल से, लेकिन विवेक से छोटी है। लेकिन विवेक से कौन छोटी है, चारू छोटी है। तो यहां पर कौन आ गया, विवेक आ गया। ठीक है, अनिल देबू से मोटा, तो देबू से जो मोटा वो कौन है, वो अनिल है। अनिल हो गया देबू से मोटा, लेकिन विवेक जितना मोटा नहीं, तो विवेक क्या है, विवेक अनिल से भी मोटा। तो उसके ऊपर कौन आ गया, विवेक आ गया। ठीक है, ईश्वर चारू से पतला। ईश्वर किससे पतला, चारू से। तो इन दोनों के बीच में कौन आ गई, चारू आ गई। इन दोनों बीच में कौन आ गई, चारू। जो देवू से पतला, तो देवू से पतला कौन है, चारू है। ठीक है, ईश्वर अनिल से छोटा। ईश्वर किससे छोटा, अनिल से। तो ईश्वर से ऊपर अनिल, अनिल से बड़ी कौन है, चारू है। और चारू किससे छोटी है, विवेक से छोटी है। तो ये पांचों की सीक्वेंस बन गई, ये हाइट की और ये वेट की। पूछा गया है कि सबसे पतला व्यक्ति कौन, तो सबसे पतला जो व्यक्ति है वो कौन है, वो आपका ईश्वर है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईश्वर क्या होगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सभी बच्चे जो एक बार वीडियो को भाई शेयर कर दो, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो इसको, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये जो है पहुंच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का, जिसमें क्या दे रखा है, एक फिगर आप लोग को दे रखी है मिसिंग नंबर की। ठीक है, एक फिगर जो है मिसिंग नंबर की वो भाई आप लोग को दी गई है कि EMH। ऐसे केस में क्या किया करो, नंबरिंग कर लो कि E का नंबर है 5, M का नंबर है 13, H का नंबर है 8, N 14 है, O 15 है, A 1 है, I 9 है, D 4 है, बीच में क्वेश्चन मार्क। देखो 8 और 5 13, 14 + 1 15, 9 और 4 कितने, 13। तो यहां पर कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 कौन होता है, 13 होता है M। तो 13 अल्फाबेट की वैल्यू किसकी होगी, M की होगी। तो राइट आंसर कितना होगा बच्चों, M होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है भाई वो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत बार क्लास में करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन कि सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, तो 15 फरवरी के बाद कौन सी तारीख आएगी, 16।
और 17, लेकिन 18 से पहले, तो 16 और 17 तारीख हो गई, 15 के बाद 18 से पहले। जबकि उसकी बहन काजल को याद है कि उसके भाई का जन्म 16 फरवरी के बाद और 19 से पहले, तो 16 के बाद आएगी 17, 18। तो किस दिन सतीश का जन्मदिन होने की संभावना, दोनों में जो कॉमन डेटा वो क्या है, वो आप लोगों की 17 है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो हो क्या होगा, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इससे अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आप लोगों को दे रखा है कि ABCDEFGH, ये एक सीरीज दे रखी है अल्फाबेट की, ए से लेकर के जेड तक। क्या कहा गया इस सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए कहा गया है कि दिए गए वर्ण अक्षरों में से प्रथम अर्थ को उल्ट दिया जाए। ठीक है, प्रथम जो अर्थ है उसको उल्ट दिया जाए, यानी कि पहले के 13 अल्फाबेट को क्या कर दिया जाए, रिवर्स फॉर्म में लिख दिया जाए, यहां से लिख दिया जाए। ठीक है, उलट दिया जाए तो दाएं से 9 अक्षर, दाएं साइड कौन सी होती है, जहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं, कहां से, जेड से, दाएं से 9 अक्षर के बाएं। तो जब एक बार राइट दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, लेफ्ट, तो क्या होगा, राइट प्लस लेफ्ट हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 9 और 9 कौन सा अक्षर बताना हमें, 18वां अल्फाबेट हमें बताना है। कौन सा अल्फाबेट बताना हमें, 18वां। तो क्या करोगे, यहां से आओगे 1 2 3 काउंट करते हुए नंबर कौन सा होता है, 13। फिर इनको रिवर्स में लिखा गया है, तो 14 15। ठीक है, फिर इनको क्या किया गया, रिवर्स में इसको लिखा गया है। तो यहां पर 14 15 काउंट करने की बजाय क्या करोगे, यहां से होगा, क्योंकि ये क्या इसके आगे यहां पर ए आ गया, फिर बी आ गया, इस तरीके से है। ठीक है, तो क्या करोगे, 13 के बाद 14 15 16 17 18, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई क्या होगा आप लोगों का, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चों, ई है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को भाई शेयर कर दो जल्दी से। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो मिरर इमेज का, किसका क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिरर इमेज का। ठीक है, तो देखेंगे मिरर इमेज के क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो देखो, जब इसको हम लोग यहां पर इस तरीके से बनाएंगे, कल से बता रहा हूं कि जो चीज मिरर के जितना पास हो गई वो पास में, तो ये लाइन दूर जाके मिरर से, तो ये दूर इस तरीके से बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये लाइन यहां से निकली और यहां ऐसे चली गई, तो इस तरीके से है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये यहां से ऊपर की तरफ है, तो ये इस तरीके से, और ये क्या है, ये यहां पर इस तरीके से लगा रखा है, तो क्या करोगे, इसको इसी तरीके से क्या करोगे आप लोग भी, इसको ऐसे कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा किस में है, देखो फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं, फर्स्ट में नीचे की तरफ चला गया। सेकंड में क्या है, ये और ये दोनों एक जैसे दे रखा है, तो ये भी गलत है। थर्ड क्या है, थर्ड आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, डी भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, क्यूब का क्वेश्चन भाई कल से बड़ा रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें क्या देखा आप लोगों को कि एक घन को 210 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित न्यूनतम कटों की संख्या, तो कल भी बताया था कि 3 × n-1। तो देखो n की वैल्यू, मैंने कहा था कि परफेक्ट क्यूब हो, तो 5 का क्यूब कितना, 125, और 6 का क्यूब कितना, 216। तो ये 216 से क्या है, ये कम है, कितने हैं, 210 है। तो एक सीधी सी बात देखो, 210 से 16 से क्या है, कम है। तो अगर n की वैल्यू 6 रखो, तो 6 में से घटाए 5, और 3 × 5 कितना होता है, 15। देखो 15 से छोटा ऑप्शन कौन सा, तो एक ही ऑप्शन क्या है, 13 है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 13 जो हो बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आपका 13 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपकी फिर से आकृति दे रखी है आप लोगों को एम्बेडेड फिगर की। ये वाली फिगर हमें चेक करनी कि ये जो फिगर है ये इनमें से किस आकृति में बनी हुई है। अगर फर्स्ट में देखूं तो फर्स्ट में क्या, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर रोंग है ये वाला, ये फिगर भी नहीं है। ऐसा किस में, ऐसा डी ऑप्शन में देखो, ये फिगर है पूरे की पूरी ऐसे। ठीक है, और इन दोनों को यहाँ से निकाल कर यहाँ ले आए, तो 4 नंबर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट ये पजल एक बार थोड़ी देर बाद सोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है कि 50 - 10, कि 50 माइनस में 10। इसने क्या बोला कि माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो माइनस का अर्थ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो 50 मल्टीप्लाई में 10। फिर क्या, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो क्या है, प्लस है। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस में 5 है, तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस में कितना हो गया, 5 हो गया। फिर डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसके ऊपर बोर्ड मास लगा दो।
तो डिवाइड इसमें कहीं है नहीं, तो 10 गुणा में 50 कितना हो गया 500, ठीक है, प्लस में 20 है, फिर क्या मल्टीप्लाई 5 गुणा में 2 10, तो क्या हो गया 520 माइनस 10, ठीक है, ये हो गया 520 माइनस का 10 है, तो कितना आ गया आंसर आ गया 510 आ गया। 510 किसी ऑप्शन में नहीं, तो आंसर क्या आ गया इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई जो आपका राइट आंसर है वो क्या आप लोग का कोई नहीं आपका राइट आंसर है। तो एक बार सभी बच्चे जो इस वीडियो को भाई एक बार शेयर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का। डायरेक्शन के क्वेश्चन बड़े रिपीट हो रहे बार बार कि एल एम एन ओ पी क्यू आर 7 बिंदु है ओ पी के उत्तर दिशा में। ओ कहां पर है, पी के उत्तर दिशा में, यहां पर पी है, तो पी के उत्तर दिशा की साइड कौन है, ओ है, और कितना दूर है, ये यहां से 220 मीटर दूर है। एल एम के उत्तर में 180 मीटर दूर है, तो ना में एल का पता ना में एम का पता, जो एन के पश्चिम में है। पी आर के उत्तर में, पी कहां पर है, आर के उत्तर में, तो आर यहां पर, आर से उत्तर ऊपर की तरफ कितना है 40 मीटर है, कितना है ये 40 मीटर है। और m के पूर्व में 30 मीटर है, और m के पूर्व में 30 मीटर कौन, p, तो m का पूर्व ये इस साइड होगा, तो ये जो दूरी है ये दूरी कितनी भाई आपकी 30 मीटर है, ठीक है। m के पूर्व में 30 मीटर है। अब ये वाला लाइन पढ़ो कि l m के उत्तर में, l जो है m के उत्तर में कितना दूर 180 मीटर दूर है, जो n के पश्चिम में, जो कौन m, n के पश्चिम में 19 मीटर दूर है, तो यहां पर कौन है n, और n का पश्चिम हो गया ये, या कितना दूर है 19 मीटर दूर है, ठीक है। फिर रखा है उसके बाद क्यू एल के दक्षिण में, क्यू कहां पर, एल के दक्षिण में कितना 220, तो 180 तो हो गया 40, और तो कितना हो गया क्यू के लिए 220 हो गया पूरा, ठीक है। तो पूछा गया कि एल एन से कितना दूर है और किस दिशा में। एल से दूरी पूछी गई किसकी, एन की, तो देखो एल से एन की दूरी, ये वाली दूरी पूछी गई हुई, ठीक है, कि L से N की दूरी पूछी गई है, कितना दूर है L किससे, N से, दूरी पूछी गई और दिशा पूछी गई। तो दिशा अगर यहां से बात करिए, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो दूरी क्या आ गई साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ए के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आप लोगों को क्या दे रखा भाई, क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे कि इस पर्सन के अंदर 2 कथन दिए गए हैं, और 2 कथन, उसके बाद 2 निष्कर्ष है। वे निष्कर्ष चुनिए, वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से स्टिक बैठते हैं। देखो कुछ स्विच क्या है, कुंजियां हैं, तो कुछ जो स्विच है वो क्या है, कुछ स्विच क्या है आपकी की है, कुंजियां है, कुछ स्विच की नहीं है, ओके। कुछ जो स्विच है, ये वाले स्विच ऐसे हो गए जो क्या नहीं है, जो आपकी की नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि कुछ कुंजियां प्रकाश नहीं है, कुछ जो की है, ये वाली की क्या नहीं, ये आपकी क्या है, लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, ठीक है। पूछा गया कि कुछ प्रकाश कुंजियां नहीं, बिल्कुल, अगर कुछ की लाइट नहीं होगी तो कुछ लाइट क्या नहीं होगी, कीज नहीं होगी, तो पहला क्या आपका सही है। दूसरा, कुछ स्विच प्रकाश नहीं है, तो इन दोनों का तो हमें रिलेशन नहीं पता, तो आंसर क्या आएगा, कांट से आएगा, तो आंसर क्या आएगा, केवल एक अनुसरण करता, निष्कर्ष नंबर 1 क्या आप लोगों का सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं भाई, कि एक घन को 2 समान भागों में क्या कर दिया गया, बांटा गया, उसके एक फलक के समांतर समतल के अनुदिश काटा गया है। फिर एक टुकड़े को 2 बड़े पृष्ठों पर लाल और शेष पर हरे रंग से जो है रंग दिया जाता है, ठीक है। तो शेष को क्या किया जाता है, हरे रंग से रंग दिया जाता है, जबकि दूसरे के छोटे आसन पृष्ठों पर हरा और शेष पर क्या है आपका लाल रंग है, ठीक है। शेष पर क्या आप लोग का लाल रंग, यहां पर शेष का आपका होगा, ठीक है। तो भाई इसको जो ना पूरे को समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि कितनों घनों के कोई भी पृष्ठ रंगीन नहीं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि 0 साइड क्या होगी आप लोगों की पेंटेड हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला तो क्या होता है 0 साइड का, वो होता है कि n-2 का क्यूब। तो अगर 64 है तो उस हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या किया गया है, इसको बीच में से काट दिया गया, तो इसलिए इसका जो आंसर आपको करना वो क्या करना, आप लोगों को 0 जो है भाई इसका आंसर करना है,
ठीक है, इसने नहीं पूछा है कि कोई भी पृष्ठ रंगीन ना हो, तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा आपका, कोई भी भुजा रंगीन नहीं होगी, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, सॉरी बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ये थे भाई आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। बीच में हमने पजल को छोड़ दिया था, पजल पे भी आ जाओ। ठीक है, इसमें दे रखा है पजल में, डायरेक्ट मैं आप लोगों को पजल सुना देता हूं कि पी क्यू आर एस टी यू एक समूह के 6 सदस्य हैं। एक जो समूह, एक जो ग्रुप बना रखा है उसके 6 सदस्य, जिसमें 3 पुरुष और 3 क्या है, महिलाएं हैं। 3 पुरुष है, 3 महिलाएं, इनमें 2 इंजीनियर, 2 वकील, 1 अध्यापक और 1 डॉक्टर है। ठीक है, क्यू टी पी आर 2 विवाहित युगल है। समूह में किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय समान नहीं है। टी एक अध्यापक है जो नीले लिबास में है। ठीक है, और भूरे रंग के लिबास वाले वकील से विवाह किया है। दोनों पतियों और दोनों पतियों के लिबास का रंग समान है। 2 व्यक्तियों में लिबास का रंग नीला है, 2 का भूरा है। बचे हुए में से प्रत्येक का काला और हरा है। पी पुरुष इंजीनियर है जबकि बहन एस भी एक इंजीनियर है। क्यू एक चिकित्सक है। तो देखो इसको डायरेक्ट में समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो टी है, टी आर पी, ये आपके कैंडिडेट हो गए 6, क्यू एस यू, 6 व्यक्ति है। इसमें ध्यान रखेंगे टी जो वो क्या है, टी आपका क्या है, टीचर है। टी टीचर है और कैसा है, कैसे कलर के कपड़े, इसके ब्लू कलर के कपड़े हैं। ठीक है, एल क्या है, लॉयर है। एल लॉयर है, इसके जो कपड़े वो किस कैसे है, वो ब्राउन कलर के हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखेंगे कि पी इंजीनियर है और इसके जो कपड़े वो भी कैसे हैं, वो भी ब्राउन के हैं। ये पूरी सोल की हुई भाई। क्यू क्या है, क्यू डॉक्टर है और ये जो कपड़े ये भी कैसे हैं, इसके कपड़े कैसे, ब्लू कलर के हैं। एस जो है, एस क्या है, एस इंजीनियर है और इसके जो कपड़े वो या तो क्या है, ब्लैक है या फिर कैसे हैं, ग्रीन है। ठीक है, और उसके बाद लॉयर है। लॉयर के जो कपड़े वो कैसे हैं, वो आपके ब्लैक है या फिर कैसे हैं, ब्लैक है या फिर कैसे हैं, ग्रीन है। ठीक है, मेल फीमेल की बात करूं तो टी क्या है, मेल फीमेल है। आर मेल है। पी क्या है, मेल है। क्यू फीमेल है। एस फीमेल है और यू क्या है, मेल है। टी और आर विवाहित है, पी और क्यू विवाहित है। ठीक है, पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा महिला सदस्यों का एक समूह है। तो महिला सदस्य कौन कौन सी है, टी है, क्यू है और एस है। तो टी, क्यू और एस, जो कि किस में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आंसर क्या आ जाएगा, टी, क्यू और एस, जो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा टी, क्यू और एस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। इसको ध्यान रख लेंगे भाई, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, स्क्रॉल करूंगा तो ये क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है कि पी की जो पत्नी है वो कौन है। तो पी की जो पत्नी होगी वो कौन होगी, क्यू होगी, और वो क्या होगी, वो डॉक्टर होगी। तो पी की जो पत्नी भाई वो कौन है, क्यू है। तो पी की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, आपका क्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे। तो भाई रीजनिंग का जो पोर्शन था वो क्या होगा, आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग का जो पार्ट था आपका वो कंप्लीट है। ठीक है, तो रीजनिंग के बड़े ही अच्छे क्वेश्चन जो आप यहाँ पर आप लोग के आए हुए हैं। ठीक है, बड़ी अच्छे पजल है। इसके अलावा यहाँ पर जो चैप्टर कवर हो रहे हैं भाई वो एक बार ध्यान से सुन लो कि जो चैप्टर कवर हो रहे हैं आप लोग के, एक तो आपका घड़ी बार बार रिपीट हो रहा है, घड़ी चैप्टर रिपीट हो रहा है, पजल चैप्टर रिपीट हो रहा है। ठीक है, रैंकिंग है, रैंकिंग चैप्टर आ रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज आई हुई है, क्यूब बार बार रिपीट हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो है सैलोलिज्म का है। हर एक शिफ्ट में अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई और जितने भी पेपर हुए सभी में किसका क्वेश्चन है, सैलोलिज्म का। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या है, ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग का आ रहा है। ठीक है, तो ये भैया रीजनिंग के बहुत ज़्यादा चैप्टर जो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। डायरेक्शन का चैप्टर क्वेश्चन कल भी आए हुए थे और आज भी आपके 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के देखे गए। ठीक है, तो अब मनोज सर आप लोग को जो है कुछ चीज़ें करवाएंगे कंप्यूटर का पार्ट। ठीक है, तो बाकी आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दो। जी बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पेपर सॉल्यूशन में। तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भाई हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई।
स्टार्टिंग में थी शायद से हिंदी और इंग्लिश, बिल्कुल जहां से पेपर स्टार्ट हो रहा था हमारा। एक सेकेंड, हाँ भाई चलो। फर्स्ट 91st क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। 91st क्वेश्चन में कहता है बिलो इन द गिवन इडियम फॉलोड बाय द 4 अल्टरनेटिव्स मीनिंग्स मार्क्ड A B C D, यानी कि आपको सीधी सी बात है, जो 4 इडियम्स आपको दिए हुए हैं उसमें से आपको इसका मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग जो है वो क्या होगा भाई। ठीक है, अच्छा तो भाई क्या कहता है, टू प्लो द सैंड्स। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में बात करें कि भाई मिट्टी में बार बार हल जोतना, तो भाई मिट्टी में बार बार जब हल जोतते रहते हैं, एक बार जोतने से तो इफेक्ट आ जाता है, लेकिन अगर उसी को बार बार जोतते रहें तो वो क्या है, एक यूजलेस चीज है, यानी उस चीज का कोई भी रिजल्ट जो है वो निकल कर आप लोगों का नहीं आता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं भाई कि टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल पोजीशन या प्रोपोजिशन। ठीक है भाई, खुद को एक ऐसी चीज में व्यस्त रखना जिसका कोई भी प्रॉफिट आपको ना हो, तो उस चीज को हम लोग वो क्या बोलेंगे, तो भाई टू बिजी वन सेल्फ इन द अनप्रॉफिटेबल प्रेपोजिशन। ठीक है भाई, 92वें क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग भाई। ठीक है, तो रिपीटिशन, ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना भाई, ये स्पेल जो है ये क्या है आपकी मिसस्पेल्ड है, बाकी सारी की सारी स्पेल्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 93rd क्वेश्चन, 94th क्वेश्चन और 95th क्वेश्चन। 93rd क्वेश्चन जो है वो कहता है वी फ्लू डैश द क्लाउड्स, वी फ्लू अबव द क्लाउड्स। क्या आएगा, अबव द क्लाउड्स। जब भी आप कहीं उड़ रहे हैं और आपके जिस स्पेस पे आप उड़ रहे हैं और जहां जो नीचे उसके स्पेस है, दोनों के बीच में अगर कोई भी गैपिंग है बीच में, तो वहां पर क्या यूज होता है आपका, अबव यूज होता है। अगर आपके सरफेस टच कर रहे हो तो वो एट यूज होगा, या फिर ऑन जो है वहां पर क्या होगा भाई, प्रेपोजिशन में यूज होगा। तो यहां हम कह सकते हैं क्या कि अबव द क्लाउड्स जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है टू गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, यानी कि आपको क्या बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझते हो, मतलब पूरी लाइन जो है उसका एक वर्ड में मीनिंग जो है वो हमारा देना, वो क्या कहलाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। टू मेक और बिकम यंग अगेन, दोबारा से जवान हो जाना या फिर वैसे फीलिंग लेना, तो ये होता है रिजुविनेट। क्या हो जाएगा, रिजुविनेट जो है वो इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे भाई जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 जो है। ठीक है, आ सुटेबल क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन टैग का क्या होता है बच्चों, एक टॉपिक होता है। क्वेश्चन टैग का टॉपिक क्या होता है कि अगर सेंटेंस जो है वो हमारा पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। ठीक है, पढ़ा होगा सबने क्वेश्चन टैग के बारे में। तो कहता दे वर पुअर, वो गरीब हैं। क्या वो गरीब नहीं है, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहां यूज होती है, अगर ये पॉजिटिव में यूज हो रही है तो उसका नेगेटिव यूज होगा, और नेगेटिव में यूज हो रही है तो आगे उसका पॉजिटिव यूज होगा। तो दे वर पुअर तो क्या आ जाएगा भाई, और जो नाउन और प्रोनाउन स्टार्टिंग में यूज होता है उसी के हिसाब से प्रोनाउन जो है वो हमारा बाद में यूज होता है। तो दे वर पुअर हम कह सकते हैं वरंट दे, क्या आ जाएगा, वरंट दे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या रहेगा भाई, आपका आंसर जो है वो रहेगा। इस टाइप से आप इसको कर सकते थे भाई। ठीक है, तो चलिए ये जो है आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, तो इसके अंदर ध्यान रखना है। अगर यहां पर क्या होता कि जैसे राम श्याम या मोहन ऐसे कुछ होता, अगर यहां पर राम श्याम मोहन कुछ होता तो उसका क्वेश्चन टैग अगर हम बनाते तो भाई राम श्याम मोहन के लिए क्या लग जाता, क्वेश्चन टैग में ही लग जाता। अगर किसी फीमेल का नाम होता तो क्वेश्चन टैग में क्या लग जाता, सी लग जाता। लेकिन यहां जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या था बताओ भाई, क्या था, दे।
तो दे के हिसाब से क्या आएगा, आपका जो प्रोनाउन है इसका दे ही आएगा, लेकिन वर जो है ये पॉजिटिव फॉर्म में है, तो जो इसका क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव आएगा। तो क्या बनेगा भाई, वरंट दे। क्या बनेगा, वरंट दे। ठीक है, तो इस टाइप से इंग्लिश जो है वो हमारी क्या होगी भाई, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब भाई आगे हिंदी की बात करते हैं। हिंदी को क्या कहता है कि 14 सितंबर, हिंदी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है कि 14 सितंबर डैश को हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन भी आप लोगों का ये बनता है कि 14 सितंबर 1949 को क्या है भाई, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा दे दिया गया, क्योंकि हमारे देश की जो राजभाषा है वो क्या है बताओ भाई, वो हिंदी है। और राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारी जो है वो राजभाषा है भाई, जिसमें हमारा राजकाज का काम जो है वो चलता है, वो हिंदी में जो है वो हमारा चलता है। तो राजभाषा जो है वो हमारी क्या है भाई, हिंदी है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई पाला पढ़ना। ठीक है, वैसे अगर हरियाणवी भाषा में बात करें तो पाला का मतलब ये भी होता है, सर्दी को भी पाला बोलते हैं, लेकिन यहां जो है पाला पढ़ना होता है किसी से वास्ता पढ़ना भाई। क्या होता है, किसी से वास्ता पढ़ना। जैसे बच्चे कहेंगे कि हमारा तो पाला पड़ गया जी, बढ़िया वाले पेपर से पाला पड़ गया। ठीक है, तो आपका किस पेपर से पाला पड़ा बताओ भाई, बढ़िया वाले से। ठीक है, तो पाला पढ़ना का मतलब क्या हो गया भाई, किसी भी चीज से क्या करना, वास्ता पढ़ना का मतलब क्या होता है भाई, पाला पढ़ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ भाई, क्या कहता है देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उत्तम अवस्था का उदाहरण है। उत्तम अवस्था का मतलब होता है सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट जो है वो इनमें से उत्तम अवस्था को कौन दर्शाता है, तो भाई अच्छा, उसके बाद हो गया अधिक अच्छा, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा, फिर हो गया सबसे अच्छा। तो भाई जैसे हम वो डिग्री नहीं पढ़ते थे इंग्लिश में, गुड बेटर बेस्ट, तो गुड का मतलब अच्छा, बेटर का मतलब दो का कंपैरिजन, बेटर देन दो का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन बेस्ट जो था वो क्या होता था, सबसे अच्छा होता था। तो भाई उत्तम अवस्था कौन सी है बताओ बच्चों, सबसे अच्छा जो है ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये जो है बच्चों उत्तम अवस्था है, सबसे बेस्ट अवस्था है, क्या, सबसे अच्छा। अच्छा भाई, उपसर्ग सदैव शब्द के डैश में जुड़ते हैं। दो चीजें होती हैं भाई, एक तो होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। ठीक है, जो उपसर्ग हैं वो जो है वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, जहां से स्टार्ट होता है वर्ड, तो वहां किससे स्टार्ट होता है, उपसर्ग जो है स्टार्टिंग में लगते हैं, और प्रत्यय जो है वो शब्द के कहां लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो भाई उपसर्ग जो है वो शब्द के प्रारंभ में जो है वो क्या होंगे भाई, जुड़ेंगे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि खल का विलोम शब्द क्या है। खल का विलोम शब्द होता है बताओ भाई सजन। क्या होता है, खल का विलोम शब्द भाई हमारा सजन जो है वो होता है। तो भाई ये 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हमारे क्या हो चुके हैं भाई, कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो हैं वो इस एग्जाम में आए हुए हैं वो हम लोग करेंगे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे, मैंने थोड़ा रिप्रेजेंटेशन दे दी है भाई। तो इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो क्वेश्चन नंबर 23। अरे यार, हाँ भाई 70th क्वेश्चन भी, 17वां क्वेश्चन भी शायद से कंप्यूटर का ही है ये। हाँ कंप्यूटर का है। क्या कहता है 70th क्वेश्चन में, डैश का प्रयोग उन सभी प्राप्तकर्ताओं के पतों को निर्दिष्ट करने के लिए करता है जिन्हें एक मेल की प्रतियां जो है वो क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे भाई, सीसी बोलेंगे। सीसी मीन्स होता है आपका कार्बन कॉपी। सीसी मीन्स क्या होगा, कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा भाई, सीसी आ जाएगा। तो 70th क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर का तो ढूंढने ही पड़ेंगे भाई इस तरीके से ही एक बार। ये इनमें ये तो हिंदी थी ना, हिंदी के बाद 70th क्वेश्चन कंप्यूटर का था और इस रो में है भाई 77th है शायद से, देख लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ 77 जो है वो है बिल्कुल। जो सीपीयू है, जो हमारा क्या है सीपीयू है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, डैश के रूप में आंकड़ों का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में भाई, किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में जो है वो आंकड़ों का क्या करता है भाई, वो प्रयोग करता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा भाई, डिस्क्रीट फॉर्म जो है वो इसका हमारा आंसर रहेगा भाई। चलिए आगे बात करते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर।
नेक्स्ट ये है 86 वाली रो है ना, 87, इसमें भाई 83rd क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्यूटर का है 83rd। 83rd तो यहाँ है ही नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। 59 60 के आसपास है, 52 और 58, 59 है, 52 और 58 जो है वो इसमें नहीं नज़र आ रही हैं हमें, नहीं है भाई। हाँ 52 यहाँ मिलेगा भाई, ये है इसके अंदर हमारे 52 और 58। देखो 52 कहता है डैश त्रिव और शीघ्र समाप्त होने वाली जो है वो हमारी क्या है भाई, मेमोरी है। ठीक है, कौन सी भाई, इज फास्टर मेमोरी एंड क्या है बताओ भाई, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा भाई, आपका सबसे फास्ट है, ठीक है, और शीघ्र समाप्त होने वाली है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रैम। लेकिन ये कहता है न तो बी न ही सी, ना बी और सी दोनों भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेमोरी दो टाइप की होती है, एक तो वोलेटाइल, एक क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन सी होती है भाई, जैसे अब हमारा सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, आपने पीडीएफ लगा रखी, सारा कुछ लगा रखा है, एकदम लाइट चली जाए तो जो सारा का सारा डाटा जो है वो क्या हो जाए, इरेज हो जाए, तो वोलेटाइल। और जो इरेज ना हो वो क्या होगी भाई, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद है भाई कंप्यूटर का क्वेश्चन नंबर 58 सॉरी, हाँ 58 भी कंप्यूटर का है भाई। क्या है, डैश जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन की चौड़ाई का ऊंचाई के साथ जो है वो हमारा क्या होता है, अनुपात होता है भाई। ठीक है, जो चौड़ाई का ऊंचाई के साथ जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशो, पहलू अनुपात जो है वो हम लोग बोलते हैं। जैसे बहुत जगह ये चीज जो है वो क्या होती है, यूज होती है। कैसे यूज होती है, जो भी अपना लैपटॉप हो या मॉनिटर जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, वो 16:9 के फॉर्मेट में काम करते हैं। किसके फॉर्मेट में काम करते हैं, 16:9 के। तो ये 16 जो है ना, जैसे ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन जो आपके सामने है ये 75 इंचेस की है। कितने इंचेस की है भाई, 75 इंचेस की। तो जो ये 75 इंचेस की स्क्रीन कैसे है, इस चीज को ना डायगनली मापा जाता है, यानी इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक, इस टाइप से। आपके घर में अगर जो एलईडी लगी होती है, या तो वो लगी होती है 32 इंच की, या फिर लगी होती है भाई 40 इंच की, या फिर आजकल जो एंड्रॉयड आ रही है वो आ रही है 43 इंच की। तो ये 32 इंच और 40 इंच और 43 इंच कैसे मापा जाता है, क्या ये लेंथ के हिसाब से 32 इंच की होगी, कभी भी नहीं होगी। जो 32 इंच की एलईडी होती है उसका 32 इंच क्या होगा, ऐसे डायगनली मापोगे ना, ऐसे, तो ऐसे जो है वो आपको क्या नजर आएगी, 32 इंच की नजर आएगी। तो यही डिस्प्ले का जो साइज है वो डायगनली जो है वो क्या किया जाता है, मापा जाता है। लेकिन उसका जो लेंथ का विड्थ के साथ जो रेशो होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उस चीज को हम लोग एस्पेक्ट रेशो जो है वो हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उस चीज को, एस्पेक्ट रेशो जो है भाई। ठीक है, अच्छा ये डॉट्स पर इंच जो है ये क्या है, प्रिंटर की स्पीड को जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ डॉट पिच दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। रेजोल्यूशन जो होता है वो कितने बाय कितने के जो उसके पिक्सल्स जो है वो हमारे सेट करते हैं, तो वो अलग चीज होती है। यहाँ इसका आंसर जो है वो थोड़ा सा ना, कंप्यूटर का क्वेश्चन इंग्लिश में देख लिया करो, चीजें थोड़ी सी ना क्लियर हो जाती हैं। तो एस्पेक्ट रेशो जो है इसका आंसर आने वाला है। तो भाई 58 के बाद और देखते हैं हम 70 वाली सीरीज में था भाई, 77 का था मेरे ख्याल से, वो हो गया था अपना, बस इनमें से कोई नहीं है। 83, हाँ वो आ जाएगा भाई। देखो एक कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्येक IO युक्ति पहले नियंत्रक से मिलती है, जिसे डैश कहते हैं, उस युक्ति के परिचालन को नियंत्रित करता है। ईच IO डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज द फर्स्ट मेट विद द कंट्रोलर कॉल्ड द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर जो है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। ठीक है, अच्छा और रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 23वां और 35वां भाई। पहले में था क्या कोई, नहीं पहले पेज पे कोई नहीं था।
देखो भाई, निम्नलिखित में से मोडम के प्रकार हैं, ठीक है भाई। मोडम क्या होती है? मोडम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, यानी कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करती है भाई, ठीक है। तो भाई इंटरनल मोडम और एक्सटर्नल मोडम दोनों टाइप के होते हैं। वैसे मोडम की दो टाइप्स होती हैं, और मोडम जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपने घर में कहीं पर भी अगर वाईफाई लगवा रखा है तो एक जो है आपका मोडम जो है वो लगा के जाते हैं, ठीक है। जो वाईफाई की रेंज जो है वो फेंकता है, उसको बंद करने से आपकी वाईफाई की रेंज जो है वो चली जाती है, तो उसको मोडम कहते हैं। और उसको आपके पीसी से या फिर वायरलेस से अगर वाईफाई के थ्रू अपना फोन जो है हम कनेक्ट करते हैं, जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम जो है वो करता है। उसके दो टाइप होते हैं, एक तो हो गया इंटरनल मोडम और दूसरा क्या हो गया हमारा एक्सटर्नल मोडम। तो भाई ये मोडम के क्या हो जाएंगे भाई, प्रकार जो है वो हमारे हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। बस भाई कंप्यूटर के लगभग क्वेश्चन आ चुके हैं। अब 26 और था यार शायद से, 26 और 39, बस ये दो रह गए, हो जाएंगे फिर 10 क्वेश्चन पूरे। क्या कहता है? डैश एक प्रोग्राम है जो वेब ब्राउजर में फंक्शन जोड़ता है, जैसे एक ऑडियो प्लेयर और एक संपीड़न प्रयोज्यता भाई, ठीक है। डैश इज अ प्रोग्राम दैट एडेड फंक्शंस टू द वेब ब्राउजर सच एज ऑडियो प्लेयर और अ कंप्रेस यूटिलिटी। तो उसको हम लोग कहते हैं प्लगइन्स। इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे? प्लगइन्स जो हैं वो हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? हम इनको प्लगइन्स जो हैं वो हम लोग बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। एक 39 और रह गया भाई हमारा, बस इसमें से और तो नहीं था कोई भी। 83 हो गया, ये हो गया 39। क्या कहता है जी 39 में? डैश एक परिवर्तनीय चौड़ाई की समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं के पैटर्न के रूप में एक मशीन द्वारा पठ्य कूट है। डैश इज अ मशीन रीडेबल कोड इन द फॉर्म ऑफ अ पैटर्न पैरेलल वर्टिकल लाइंस ऑफ वेरिंग विड्थ्स। यानी हम कोई भी चीज जो है वो क्या करते हैं, अगर हम परचेज करते हैं, कोई भी चीज हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है भाई। तो उसके ऊपर है ना ऐसे ना ब्लैक ब्लैक पट्टी की ऐसे बहुत सारी चौड़ी थोड़ी सी ऐसे ना बहुत सारी क्या होती है, लाइंस होती हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बारकोड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इस लाइन, इन लाइंस को हम लोग बारकोड बोलते हैं। जो ये ऐसे पैरेलल पट्टी होती है और ब्लैक कलर की होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, ब्रांडेड प्रोडक्ट कोई भी खरीदोगे तो हर एक के ऊपर क्या होगा? बारकोड होगा। और कहीं पर भी अगर हम शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाएंगे तो वहां पर ना एक हैंडहेल्ड डिवाइस होती है, उससे वो ना एक लेजर बीम जो है रेड से कलर की लाइट उस बार कोड के ऊपर मारेंगे, और जैसे ही वो रेड से कलर की लाइट जो है उस बार कोड के ऊपर मारेंगे तो वो बार कोड का जो प्राइस होगा वो एज इट इज बिलिंग में आ जाएगा, और वो बिल जो है वो उतने ही रुपए का क्या हो जाएगा भाई? कट जाएगा, ठीक है। तो भाई इस टाइप से उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस जो डिवाइस है उसको हम क्या कहेंगे? बारकोड रीडर कहेंगे। लेकिन जो वो लाइंस हैं उन लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा क्या रहेगा भाई? बारकोड जो है वो हमारा रहेगा भाई, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी जो चीजें हैं, मैथ्स कंप्लीट हो गया बच्चों, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और रीजनिंग भी भाई। अब हम साइंस या जीएस का पोर्शन जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है जी सर। जीएस या साइंस पहले? चलिए, अपने जो संजय नागर सर हैं वो पधार चुके हैं। अब वो अपने साइंस का पोर्शन जो है वो आपको करवाएंगे। तो जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, और उसके बाद जीएस बच जाएगी। फिर पेपर का भाई कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सिर्फ 1 मिनट का वेट करें। और मैथ्स और कंप्यूटर जो है और हिंदी इंग्लिश जो है ये आपकी चीजें जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों। नहीं, सेट 4 ही हैं आज भी, अलग अलग सेट्स हैं। आओ सर। स्टार्टिंग तो इसकी है कौन, ऊपर नीचे लग रहे हैं क्वेश्चन इसके अंदर। $61 था, कहाँ मिलेगा 61?
हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून सभी को। और जैसा कि आपकी शिफ्ट के अंदर साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है, किस प्रकार से है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या है बातें करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरे को मिला है। यहाँ पे पूछ रखा है कि हमारा जो एंड्रोशियम है उसके अंदर जो पोली एडलेफ्स है उसके रूप में यानी कि किस पौधे के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो एंड्रोशियम है, देखो अगर हम बेसिकली बात करें तो कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एंड्रोशियम है जिसके अंदर यानी कि लिक्विड रूप में पाया जाता है, तो वो तो हो जाएगा हमारा कोकोनट, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर यहाँ पे पूछा गया है पोली डेल्फिस, ठीक है, इसकी अगर हम बातें करें तो ये कह रहा है कि यानी कि किसके अंदर सिट्रस पाया जाएगा। और सिट्रस किसके अंदर, यानी कि हमें पता है जितने प्रकार की भी हमारे जो खट्टे पदार्थ है, खट्टे फल है, उनके अंदर हमें मिलता है। तो क्या आपको इनके अंदर कोई देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेमन के अंदर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो लेमन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूँ मैं कौन सा था कितना नंबर है ये, 6। अच्छा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे, देखो हमारा यानी कि टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, ठीक है। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, हमें पता है जब भी हम गोनेड्स के बारे में पढ़ते हैं, गोनेड्स हमारे क्या दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। गोनेड्स जिनको हम बोलते हैं जनन ग्रंथि, ठीक है। और जनन ग्रंथि की जब भी हम यहाँ पे बातें करेंगे तो हम देखते हैं मेल के अंदर और हम देखते हैं किसके अंदर, फीमेल के अंदर, ठीक है। और फीमेल के अंदर हमें पता है और मेल के अंदर, जैसे कि मेल के अंदर हम एक हार्मोन देखें तो हमारा हार्मोन कौन सा हो जाएगा, हम इसको बोल देंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, हार्मोन। और इसी तरीके से अगर हम फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर आपको मिल जाएंगे दो हार्मोन, एक होता है हमारा एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा टेस्टिस के द्वारा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बातें करें कि फीमेल के अंदर जो एस्ट्रोजन है और दूसरा प्रोजेस्टेरोन है, ये दोनों, तो ये हमारा किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ओवरी के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमें पता है कि जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है उन सबको कंट्रोल करने का काम करती है। बहुत सारे हार्मोन है, कम से कम भी 6 हार्मोन हम इसके अंदर देखने का काम करते हैं जो इनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। और कौन रह गया, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड हमारा क्या काम करता है, ये हमारा इसके अंदर एक तो हमारा होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर हम 3 हार्मोन देखने का काम करते हैं, इसी तरीके से मेडुला के अंदर हम 2 हार्मोन देखने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं, एक का नाम है हमारा यहाँ पे एपिनेफ्रिन और दूसरे का नाम है नोर एपिनेफ्रिन, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट है आपका वो कौन सा रहेगा, वो टेस्टिस रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो आगे देखिएगा, उन्नीस भी था क्या यहाँ पे, और कौन सा था इसके अंदर, 24 भी था क्या, 27, ठीक है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 27 कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, ठीक है। एनिमेलिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट फाइलम आप लोगों से पूछा गया है। तो जब भी लार्जेस्ट फाइलम की हम यहाँ पे बातें करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, आर्थ्रोपोडा। जब भी हम आर्थ्रोपोडा की बातें करते हैं तो देखिए आपको वो पूछा जाता है कि हमारी पूरी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा बड़ा जो फाइलम पाया जाता है वो कौन सा होगा, वो हमारा आर्थ्रोपोडा ही होगा। आर्थ्रोपोडा कौन सा, यानी कि हम कीट पतंगों की, कीड़े मकोड़ों की बातें करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारा, ठीक
ठीक है जी, यहाँ पे पूछा गया है द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन कॉकरोच। आप लोगों से सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो हमारा कॉकरोच है उसके अंदर जो सिस्टम है हमारा कैसा पाया जाता है, यानी कि आपका जो सर्कुलेशन होगा ब्लड का, अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करते हैं तो हमारा कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और अगर यहां पे पूछा गया आप लोगों से किसका, कॉकरोच का, तो कॉकरोच का यहां पे कैसा हो जाएगा, तो अगर हमारा क्लोज है, क्लोज क्यों है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो हमेशा किसके अंदर ट्रैवल करता है, हमारा ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ट्रैवल करता है, कभी भी ब्लड वेसल से बाहर निकलने का काम नहीं करता। लेकिन ये यहां पे किसका पूछ रहा है, कॉकरोच का। तो कॉकरोच के अंदर हमें कोई भी ऐसी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती कि जिसके अंदर हमारा ब्लड ट्रैवल कर रहा हो। तो यहां पे जो हमारा ब्लड होगा वो कैसे ट्रैवल करता है, ओपनली, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट, यानी कि ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखिएगा 36। ठीक है, पूछा गया है द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू ए कंपोस्ट इन एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो वनस्पति जो पदार्थ है उनके अंदर अपघटन की आपसे रिएक्शन पूछी गई है कि यानी कि वो किसके अंदर होगा। तो यहाँ पे दे रखा है रिडक्शन होगा, या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, या फिर डिकम्पोजिशन होगा। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है वो कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। इसके अंदर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी को हम बोल देंगे यहाँ पे क्या रहेगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन के अंदर हम क्या बोल देंगे, रिएक्शन कैसी हो रही है हमारी, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन हो रही है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके जी, तो आगे देखिए, कहता है विच फार्मिंग इज फ्री फ्रॉम द केमिकल, ठीक है। यानी कि देखो आजकल हम कहते हैं कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस पर भी प्रकार की खेती कर रहे हैं, उन सब के अंदर हम क्या है, केमिकल चीजों का यूज करते हैं। तो ये कहता है कि ऐसी कौन सी खेती है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करते, तो वो कह देंगे हम कैसी है हमारी, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी प्रकार का केमिकल्स का यूज नहीं करते। तो यहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलो आगे देखते हैं। यहां पे आप लोगों से क्या है, फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। फुल फॉर्म पूछी गई थी NBAGR की, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो आप लोगों से एब्रीविएशन भी पूछी जा सकती है किसी की भी, तो ये भी आप लोगों को क्या है ध्यान रखना कि किसकी एब्रीविएशन क्या होगी, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके आगे देखो ठीक है जी। तो देखो हम बातें कर रहे थे किसकी, द ऑर्गेनिज्म विच कैन टोलरेट एंड थराइव ए वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर कैन आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे जीव का हमें नाम बताना है जो कई तापमानों को सह सकता है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जितने भी टेम्परेचर है हमारे वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। तो इसके अंदर हो जाएगा ईरोथर्मल, ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट। ये इस प्रकार के जितने भी जीव होते हैं ना, तो कहते हैं कि चाहे वो टेम्परेचर कम हो रहा है,
चाहे टेम्परेचर मॉडरेट है या टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो सभी प्रकार के टेम्परेचर को क्या करता है, वो कंट्रोल करने का काम कर लेता है। तो यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि उस जीव का नाम बताइए जो कई प्रकार के यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हमारे टेम्परेचर होंगे उनको क्या कर लेगा, सहन कर लेगा और फलता फूलता क्या है, रहता है। तो वो कौन से हो जाएंगे, यूरोथर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। आगे देखो, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, देखो अब पूछा गया कि सबसे छोटी जीवित कोशिका किसके अंदर हो जाएगी। ये सारी चीजें हमें कैसे उठानी पड़ती है, ये उठानी पड़ती है हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पे देखो दिया गया है माइकोप्लाज्मा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहां पे क्या दिया जा सकता है, PPLO। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी जब भी हम बातें करते हैं कि हमारा सबसे छोटी कोशिका या सबसे छोटा सेल कौन सा हो जाएगा, तो वो कहेंगे हम PPLO का। PPLO की फुल फॉर्म क्या है, प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये इसकी क्या हो जाएगी, हमारी यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी, अगर आप लोगों से सबसे छोटा पूछा जा रहा है। लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे PPLO न दे करके डायरेक्ट ही दे दिया, क्या दे दिया, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके है जी, आगे देखिएगा। बस खत्म हो गए। हाँ जी, एक और रह गया, 61 नंबर था, कहाँ पे है ये दिखाई नहीं दिया मेरे को। ठीक है, देखो यहां पे एग्जाम्पल पूछा गया आप लोगों से, एग्जाम्पल ऑफ ब्लड है क्या, ये परजीवी का उदाहरण पूछा गया है। ठीक है, यानी कि पैरासिटिज्म का आप लोगों से उदाहरण पूछा गया है, यानी कि कौन हो गए। देखो इनका अगर सिंपल बातें की जाए तो ये पूछ रहा है कि वे कौन से कीड़े मकोड़े या जीव है जो आपका ब्लड को सक करने का काम करते हैं। ठीक है, अगर इनके बारे में पूछा जाए तो हम देखो एग्जाम्पल देते हैं इसका सबसे अच्छा किसका, जोक का, लेकिन वो हमारा यहाँ पे कहीं पे भी एग्जाम्पल नहीं है, तो उसके साथ में दे रखे, तो हम क्या कह देंगे यहाँ पे, हम कह देंगे यहाँ पे कोल एंड क्रो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर सीधा सीधा ऑप्शन दिया होता तो हम कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या है, जोड़ के यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, करेक्ट हो जाएगा, कोयल और कोवा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो साइंस के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप करवाओगे सर, हरियाणा जीके के लिए आ रहे हैं, अच्छा नेशनल जीके करवाएंगे हमारे बेनीवाल सर। ठीक है, क्योंकि मैं कल से देख रहा था हमारे जितने भी हरियाणा के जो हरियाणा जी के करवाने वाले टीचर वो बहुत गुस्सा हो रखे थे, और मेरे को भी नहीं समझ में आया कि गुस्सा क्यों हो रखे थे। ठीक है भैया, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप आराम कर सकते हो, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। ठीक है, तो ये लीजिए हमारे सर आ रहे हैं, बेनीवाल सर, आपको करवाएंगे आगे के क्वेश्चन। ये लो सर, जा सकते। हाँ जी सर, नमस्कार भी सभी को। ठीक है भाई, उल्टे पुल्टे लगे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं जीएस का। एक 8 नंबर प्रश्न है जीएस का, वो देखते हैं कहाँ से। देखियो भाई, मेरे को नज़दीक से दिखाई नहीं दे रहा, चक्षु खराब है मेरे। 8 नंबर आए तो बताना। सबसे पहले है 8 नंबर, 89 60 वाली सीरीज चल रही है, 50 वाली सीरीज। अरे पर्सन नंबर 8 है भाई रे, देखते हैं 2 3 आ गया भाई, नज़दीक आ जाएगा 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में भारत और यूके के बीच थल सेना द्विपक्षीय अभ्यास हुआ, अजय योद्धा इसका राइट आंसर होगा भाई। भी फटाफट से आंसर लगा दूंगा भाई, समझाने वाली कोई, क्योंकि मेरे को इंडिया जीएस इतनी ज़्यादा आती नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है। इसके अगर आसपास कहीं मिला तो देखते हैं। 16 नंबर, ठीक है, हाँ, ठीक है। 16 नंबर है, अब्राहम सहमति पर खालिस्तान के बीच में हस्ताक्षर हुए तो यूएई और इजराइल के बीच में हस्ताक्षर हुए। ए इज द एक्यूरेट आंसर, इसका ए राइट आंसर होएगा भाई, ठीक है। वो फटाफट 5 मिनट में करवा देता हूँ। लास्ट का टॉपिक बचा हुआ आपका जीएस का पोर्शन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन भी यही था ना, नजदीक कहीं, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन था, हाँ। क्या दिया हुआ है कि सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये ब्रेटन वुड्स, डी इसका, ब्रेटन वुड्स डी इसका राइट आंसर है भाई। ब्रेटन वुड दिखाई थोड़ा सा साइड कम दे रहा है, इंग्लिश वाला थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। ब्रेटन वुड्स, डी इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 24, इसी के पास मिलेगा ना, 24, 22, 23, 24, ये तो कल आ रहा था भाई, सेम ही है, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग सेम है। पीसी महाल नोविस कल भी आ रहे हो, सेम डिट्टो है, डिट्टो आंसर है भाई, सेम, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, 20, 24 है क्या, 24 के पास एक 25 भी है, यहीं पे मिलेगा भाई, है ना, हाँ ये रहा भाई 25 का। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को पूछ रखा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को में क्या शामिल है। आगरा का किला शामिल है, सांची का बुद्ध, अजंता की गुफा, उपरोक्त सभी। डी इज द एक्यूरेट आंसर, ठीक है, डी राइट आंसर है। एक और पूछो 25 के बाद 28 नंबर यहीं मिलेगा क्या, आसपास ही, हाँ ये रहा जी। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। एस्थोनिक फेस अपर मेंटल होता है भाई, इंग्लिश की तरफ देखो, अपर मेंटल किसमें दिया हुआ है, अपर प्रोग्रेशन ऑफ द मेंटल, सी आएगा भाई, अपर मेंटल होता है एस्थोनिस्फेयर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का है, मेंटल का ऊपरी भाग होता है भाई, ये देखो सी, मेंटल का ऊपरी भाग। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में से पूछा हुआ है, सियालसी मनीफे मेंटल क्रस्ट कोर, उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ठीक है। 28 के बाद है जी 33 नंबर, ऊपर है पक्का, सोच लियो जी, अगर नीचे पा गया तो मेरे ऊपर वापिस को नहीं आ जाएगा इतना नीचे, ठीक है। 33 थमने को नहीं ऊपर है, हाँ जी। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कसर एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत के कारण कुल प्रयोजकता में परिवर्तन आता है, मार्जिनल प्रयोजकता, डी इसका एक्यूरेट आंसर भाई, ठीक है। मेरे को इकोनॉमिक्स वाले मैडम ने बताया था, मेरे को तो देखो पता ही नहीं था इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स वाले पायल मैडम ने ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है, हाँ जी। कौन सा हो गया, 33 के बाद है 38, नेड़े तेरे मिलेगा, हाँ नीचे, ये तो खत्म ही हो गया क्या, 38 मिलेगा बेटा, पेज थोड़ी दिखा बेटा, नहीं हो 38 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है, 38 है जी, अरे कोई नहीं मिल जाएगा, 35 36 औरत कौन नहीं, कोई ना पाएगा, कट जाओ अब तो टोएंगे सारे। 38, हाँ जी। WHO ये कल पूछा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो पूछा हुआ था कल, तो कल वाले पेज में तो इसका वो HOD पूछा हुआ था, और ये कहाँ है बेटा, जेनेवा, जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। WHO, WTO, WMO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रथम जलवायु सम्मेलन भी यूं हुआ था भाई। 38, इसके बाद है जी 40 नंबर, यहीं पे लेगा ना 40, हाँ ये भाई नागर सर ने भी करवा दिया, ये जीएस का है, चाहे साइंस वाले करवा दो चाहे ये ज्योग्राफी वाले, कौन सी रसायन मुक्त है तो जैविक कृषि है भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये नागर सर ने अभी करवाया है, ठीक है भाई, नागर सर ने करवा दिया था। 40 के बाद है 42 नंबर, ये भी नागर सर ने करवा दिया था भाई, फुल फॉर्म नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, नागर सर ने करवा दिया था भाई, ठीक है। 42 के बाद कौन सा है, 48 यही मिलेगा क्या, 48, एक ये भी है 47 भी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, चेन्नई में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, देहरादून में नहीं, महाराष्ट्र में है। तो चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में, मुंबई है, देहरादून, ठीक है, डी आंसर है भाई। खड़गवासला क्योंकि महाराष्ट्र में है, ये क्या NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी महाराष्ट्र में, तो ये खड़गवासला पक्का महाराष्ट्र, क्योंकि बॉम्बे में नहीं है, इतना मेरे को पक्का पता है, तो डी इज द एक्यूरेट आंसर मेरे हिसाब से भाई, ठीक है। एक और कौन सा था बेटा, 48 था ना, हाल ही में ये कौन सा था, 48 में है ना, हाँ
इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मैडम ने भेजा था आंसर मेरे पास कि आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक व्यापार इज द एक्यूरेट आंसर। ए इसका क्या है बेटे, बिल्कुल सही आंसर है, एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट कौन से तक आ गए? 48 के बाद 51 नेड़े तेड़े मिलेगा क्या? 51 नंबर क्रम वाइज है, बीच में छूट नहीं जाएगी, क्रम वाइज मैंने लिखे तो थे। कोई ना मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, कोई बात ही नहीं है। 51 बोला था ना मैंने। 51, हाँ जी जी हाँ। क्या है निम्नलिखित से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ISI, वो मार्का कौन लगे ISI का? सी आंसर भाई, मानक ब्यूरो यानी ISI का मार्का बोलते हैं ना उसके लिए। तो 51 का क्या आएगा? सी आएगा। उसके बाद है जी 51 के बाद है 53, इसके पास आएगा क्या? हाँ जी, भारतीय पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। एक्यूरेट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, कौन से तक आ गए थे? 53 तक। 53 के बाद है जी 54, इसी के पास मिलेगा। हाँ जी, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था कि सर निम्नलिखित योजना में से कौन सी छोटे निर्यातकों के लिए वर्धित बीमा कवर और कम प्रीमियम उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्विक योजना भाई, NIRVI के निर्विक, बी इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, बी इज द एक्यूरेट आंसर। कितना आ गया था? 54 के बाद है जी 59, यही मिलेगा क्या? 59 है, यहां से बहुत कम दिख रहे हैं। 7 क्या स्पेलिंग ही नहीं दिख। अच्छा, एक शब्द है, कोई इटालियन शब्द है यार, दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्स्की। अच्छा ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ये दिख, तुम दिख रहा है दूर से, यहाँ से तो नहीं दिख रहा भाई। कौन सा नंबर था ये? 59 है ना, इसका ए है भाई, ए है, पता नहीं यहाँ से तो ये साफ नहीं है भाई। 59 का ए है भाई। ठीक है, हाँ जी, ये यहाँ से नज़दीक से तो बहुत धुंधले दिख रहे हैं। इसके बाद है 60 आसपास ही क्या? हाँ, 7 अगस्त। ये तो घोषणा की थी नीरज चोपड़ा ने उस दिन जेवलिन थ्रो में, क्या दिया फेंक, वो था गोल्ड। तो क्या कहा था कि हम किस रूप में मनाएंगे? जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाएंगे, भाला फेंक दिवस, 60 नंबर का भाई। ठीक है, इसके बाद है जी 63, नेड़े तेड़े है। हाँ जी, ये भी किसका है? क्या सर ये भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। 60 है क्या? कौन सा 63? CPI, हाँ जी, कंज्यूमर प्राइस वाला इसका राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। ठीक है, चलिए भाई कितने तक आ गए? 63, 65 नेड़े तेड़े पाएगा भाई। हाँ, ये उसका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के रूपों को सुदृढ़ करने वाला इनाम व दंड खालिस्तान का एक तरीका होता है। ये सोशल ऑर्डर का तरीका होता है भाई, सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं इसको। 65 का क्या आएगा? बी आएगा। 65 के बाद है जी 71 नंबर। 71 नंबर नेड़े तेड़े होना चाहिए। अरे नीचे कौन पाया है? 71 नंबर मन बेर अंदाजा से मन की न पाओगे, देख लो ये देख। हाँ जी, क्या है? राजनीतिक राशिफल कहा है, तो राजनीतिकल KM मुंशी ने कहा है भाई। सी इज द एक्यूरेट सर, KM मुंशी ने। 71 नंबर भाई। ठीक है, क्या जी 71 नंबर के बाद है कौन सा है आगे? 73 नंबर नेड़े तेड़े पाना चाहिए भाई। हाँ, QUAED फुल फॉर्म पूछी हुई है। ठीक है, Q से U से A से D से। ठीक है, तो क्वेट 73 का इसमें क्या दिया हुआ है जी? Q से भारत नहीं, एक एसोसिएशन है। हाँ, फुल फॉर्म नहीं दी हुई। भारत जापान यूएस से है, भारत जापान यूएस से। मैंने सोचा इसकी फुल फॉर्म दी हुई है, नहीं, एक एसोसिएशन, उसमें शामिल ये 4 देश है, भारत जापान USA और ऑस्ट्रेलिया इज द एक्यूरेट आंसर। कौन सा है? 73। 73 के बाद है जी 76, यही मिलेगा क्या आसपास ही? 76। ठीक है जी, क्या है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2021 का मुख्य भाव क्या था? तो भाई इसमें मेरे को पता नहीं था, ये इकोनॉमिक्स का मैडम ने मेरे से भेजा था कि इसमें से कोई भी नहीं है, इसमें से ऐसा कोई था ही नहीं कि जो इसमें से उद्देश्य हो।
तो 76 का क्या आएगा, डी आंसर आएगा। ठीक है जी, 76 के बाद हजी 78 नेड़े तेरे ही है क्या? सेवेंटी एट विश्व में, हाँ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई। कॉफी, ब्राजील में कॉफी और क्या सबसे ज्यादा कहाँ है? ब्राजील इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, 78 का क्या आना चाहिए था? बी। एक और है जी 78 के बाद 84 नेट तेरे मिलेगा क्या? 84, हाँ जी। बहुत से ने गलत लगाया होगा इसको। गुट निरपेक्ष भारत में नेहरू ने, लेकिन क्या पूछा हुआ इसने? ये भारत नहीं पूछा हुआ कि जी हु वाज द फर्स्ट पर्सन यूज टू द वर्ड, यानी जो गुट निरपेक्ष ये सबसे पहले वीके कृष्णन मेनन ने किया था भाई। डी आंसर आएगा जहां तक मेरे हिसाब से 99% इसका डी आंसर आएगा 1953 में, क्योंकि नेहरू ने तो 1954 में प्रयोग किया था, तो इसका आंसर आएगा डी, कृष्णन मेनन आएगा इसका आंसर। कौन सा था? 84, 86 भी नेड़े होना चाहिए क्या? एक नंबर का भी है ना, ये भी करवा ही देता हूँ। एक जीएस का है, लिखा नहीं है मैंने। पश्चिम बंगाल में चल रहे डोलोमाइट खनन में कौन सा टाइगर रिजर्व? बक्सा टाइगर रिजर्व भाई। बी इज द एक्यूरेट आंसर। एक का क्या आएगा? बी। कौन सा आंसर देख रहे थे हम? 84 कर लिया था ना? 86 देखना था क्या? 84 या 86? ऊपर है क्या? पक्का सोच लियो, फिर भी मैं पिताऊंगा जरूर एक बार। 84 या 86 में से चलो एक ही स्लाइड पे मिलेंगे, दोनों में देख लिया किसे है। 80 एक यो भाई, यो कर लिया ना? हाँ यो कर लिया भाई। कौन सा बेटा? 86 या 84? हाँ जो भी है, 86 84 हाँ 84 तो कर दिया। 86 ऊपर है, एक पेज के दमकाओ ना यार, एक पेज तो कौन इतनी तो खड़ तो पाओगा। ले बता दिया, नकली बेटे सारे। ले 90 का करवा दूं भाई, 90 का फिर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, 90 के भारतीय संविधान का वह भाग जिसके अनुसार हर राज्य में राज्यसभा के लिए चुने वाले सदस्य, 4th शेड्यूल भाई, 4थी अनुसूची। 90 का कर दिया भाई। इबुरा 86 तो पाओगा नजदीक, कर दो है ना? हाँ 86 भाई साहब, ये दिक्कत को नहीं सब के है। ये एक सापेक्षी SAR सरफेसी अधिनियम है, ये SARFAESI एक्ट 2002। इसमें भाई जहां तक मेरा उत्तर है तो इसमें से कोई भी ठीक नहीं होना चाहिए। मैडम ने तो ऐसा भेजा है कि इनमें से उपरोक्त में से कोई ठीक नहीं है। डी आंसर इसका दिया हुआ है कि इनमें से कोई ठीक नहीं है। ये समझ में आ नहीं रहा, पूरी लंबी लाइन है भाई। जिसका 86 है वो देख लेना भाई। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा, PDF साफ नहीं है। कौन सा था? 86। 90 करवा दिया ना। एक 79 का हो रहा है यार, 79 है कि नेड़े तेरे? इसमें मैं लिखा नहीं हुआ है, पक्का फाइनल? हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन क्या है? क्या रहे बताओ, दिख नहीं रहा। डायरेक्शन ऑफ वारंट टू एग्जीक्यूशन। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा धारा निष्पादन के लिए वारंट के निर्देश से संबंधित है? 419 नंबर धारा है कि किसी ऑप्शन में? डी, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 419 इज द एक्यूरेट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी, ये थे आपकी GS। तो थैंक यू भैया एवरीवन, कर दो सर। ठीक है, अपनी तैयारी करती रहिए भाई।